इस बात में 4 बिंदु समझने की ज़रूरत है। पहला, आधुनिकता के मायने और इसका आधुनिकतावाद से संबंध। दूसरा, पश्चिमी आधुनिकता और देशज आधुनिकता में क्या फ़र्क है? तीसरा, देशज आधुनिकता क्यों डेवलप नहीं हुई? और आखिर में बेसिक टेनेट्स मॉडर्निज़्म के क्या, मॉडर्निटी के क्या? जो बेसिक बातें हैं, जो हिंदुस्तान में नहीं थी, उसके बारे में देखा। आधुनिकता और समकालीनता का संबंध। मैं सबसे पहले हिस्ट्री के डिवीजन को लेकर बात करूंगा। संपूर्ण हिस्ट्री, संपूर्ण इतिहास के डिवीजन को लेकर बात करूंगा। अगर आप पूरा विश्व का इतिहास देखें तो इसको हम 3 कालखंडों में बांट सकते हैं। पहला, जिसका फॉर्मेटिव प्रिंसिपल धर्म था। दूसरा, जिसका फॉर्मेटिव प्रिंसिपल रैशनैलिटी था, जहाँ आधुनिकता की शुरुआत होती है। और तीसरा, जिसका केंद्र बिंदु इकोनॉमिक था। मैं तीनों डिवीजन ल्यूकाक्स के माध्यम से बता रहा हूँ। ल्यूकाक्स कहते हैं कि हर युग का एक फॉर्मेटिव प्रिंसिपल होता है और उस फॉर्मेटिव प्रिंसिपल के अनुसार सारी चीजें डिफाइन होती हैं। मनुष्य की परिभाषा भी फॉर्मेटिव प्रिंसिपल के हिसाब से की जाती है। जैसे एक फॉर्मेटिव प्रिंसिपल धर्म है, जिसके खिलाफ आधुनिकता के अंदर मूवमेंट शुरू हुई। उसमें हर चीज, आदमी का व्यवहार, उसके रिलेशनशिप, उसके बिलीव्स, उसके कॉन्सेप्ट्स, वो सब के सब धर्म के साथ ही देखे जाते थे। कोई भी ऐसा अनुभव नहीं था जो धर्म के संदर्भ में न देखा जाता। इसीलिए एक तरह का काव्य लिखा गया उस जमाने में। अगर आप प्राचीन काल का काव्य देखें तो एक प्रकार का काव्य लिखा गया और उसमें धर्म प्रधान था। एपिक लिखी गई और बाद में ड्रामा भी लिखे गए, लेकिन उनके अंदर भी ज्यादातर धार्मिक तत्व ज्यादा थे। मनुष्य का इस दुनिया में क्या स्थान है, उसका गॉड से क्या संबंध है, उसका अन्य मनुष्यों से क्या संबंध है, समाज से क्या संबंध है, इस दुनिया के बाद क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें उस फॉर्मेटिव प्रिंसिपल से डिफाइन। सारी बातें एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। मैंने अपने उस लेक्चर के अंदर बताया किस तरह से धर्म जो है दलित की लाइफ को डिफाइन करता है। दूसरा, रैशनैलिटी। जब रैशनैलिटी आती है, रीजनिंग आती है, तर्क से आप चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, तो क्वेश्चनिंग शुरू होती है। समाज में मेरी स्थिति क्या है, मैं इसको कैसे बदल सकता हूँ, मेरा स्थान दूसरों से फर्क क्यों है, मैं एक नीचे के लेवल पर क्यों हूँ। पहले तो डिवीजन बड़ा सिंपल था, ऊपर के लोग थे और नीचे के लोग, नीचे के लोग ऊपर के लोगों को सपोर्ट करते थे, उनके हाजिरी बजाते थे। धीरे धीरे क्वेश्चनिंग शुरू हुई कि आखिर ऐसा क्यों है, क्या वैसे के वैसे हैं, राजा भगवान का स्वरूप है, डिवाइन राइट ऑफ किंग्स है, और पोप जो है वो नुमाइंदा है भगवान का। वो हमको बताता है कि इस तरह से आपको काम करना है, इस तरह से जीवन यापन करना है, क्या क्या करना है जिससे आपका जन्म सफल हो, अगला जन्म ठीक हो। और तीसरा, इकोनॉमिक फॉर्मेटिव प्रिंसिपल है, जो उत्तर आधुनिकता बाद का केंद्र बिंदु है, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। खास तौर से रिलेशनशिप के हिसाब से बराबरी का दर्जा नहीं है। आप पैदा हुए हैं जिस स्थान पर, उसी स्थान पर ही रहेंगे आप। यू आर कंडेम्ड टू लिव देयर। आपको इससे अलग हटने का कोई हक नहीं है। आप कोशिश करें दूसरा स्थान पाने की,
तो आपको बैठा दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो ये रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैन की रिलेशनशिप गॉड से, मैन की रिलेशनशिप दूसरे मैन से, मैन की सोसाइटी से, उसके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से, ये सब रिलेशनशिप उसी से डिफाइन होती है। मैं इसलिए इसको डिवीज़न दे रहा हूँ कि हमको ये समझने में आसानी हो कि मनुष्य किस तरह से अपने आप को परिभाषित करता है। एक बात और इससे पहले कि मैं उसकी हिस्ट्री में जाऊँ, आधुनिकतावाद की हिस्ट्री में जाऊँ, कि जो शब्द इस्तेमाल करते हैं अक्सर मॉडर्न, मॉडर्निटी, मॉडर्निज्म, ये अलग अलग है। मॉडर्न एंशंट के बरखिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, प्राचीन और आधुनिक इस सेंस में इस्तेमाल होता है। इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। मॉडर्निटी एक मूवमेंट शुरू है और मॉडर्निज्म उसका सांस्कृतिक पक्ष है। तो ये दिमाग में रखने की ज़रूरत है कि तीनों अलग अलग शब्द हैं और जब भी हम मॉडर्निज्म इस्तेमाल करते हैं तो हम उसका लिटरेरी या कल्चरल एस्पेक्ट को ध्यान में रख के करते हैं। अब इसकी मैं हिस्ट्री में जाना चाहूँगा। आधुनिकता या आधुनिकतावाद एकदम नहीं पैदा हो गया, इसकी लंबी हिस्ट्री है। तो नया फॉर्मेटिव प्रिंसिपल बनने में समय लगता है। हमारे यहाँ तो सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता, ये डिवीजन कर रखा है, साइक्लिकल ऑर्डर है। लेकिन वहाँ ऐसा साइक्लिकल ऑर्डर नहीं है, वहाँ दूसरी तरह का ऑर्डर है। तो ये इतना आसान नहीं है नया फॉर्मेटिव प्रिंसिपल बनना, इसमें सदियां लग जाती, करीब 4-5 सेंचुरीज लग गई इस नए फॉर्मेटिव प्रिंसिपल को बनने में। ये धीरे धीरे ग्रो करते हैं। भारत में तो हम करीब करीब 9 शताब्दियों तक गुलाम रहे और विकास अवरुद्ध हो गया। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन अवरुद्ध हो गया। ये कहना हमारे यहाँ आधुनिकता का इतिहास हमेशा रहा है, इसको सपोर्ट करना आसान नहीं। कुछ एलिमेंट जरूर थे, कुछ अवयव उसके जरूर थे हमारे यहाँ, हमेशा रहे। हर समाज के अंदर क्वेश्चनिंग रही है, लेकिन वो कोई डोमिनेंट स्वर नहीं होता। जब डोमिनेंट स्वर बन जाता है तो फॉर्मेटिव प्रिंसिपल हो जाता है। ये जानने के लिए, हालांकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे हिंदुस्तान में जिसका जिक्र मैं आगे करूँगा, जो ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे सब चीज़ थी, बड़े विकसित थे। इसमें कोई शक नहीं, कुछ मायने में हम लोगों ने बहुत काम किया, कुछ मायनों में तो हम एक्सेलेंट थे, इसमें कोई शक। बहुत चीज़ों के कॉन्सेप्ट किए हमने, जीरो का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं कि बाहर के जो लोग आते थे यहाँ, वो लोग यहाँ से चीज़ें सीख कर जाते थे। लेकिन चूंकि हम लोग गुलाम रहे, वो कंटिन्यूटी खत्म हो गई। वो थॉट का जो डेवलपमेंट था वो अवरुद्ध हो गया किसी कारण से। कारण उसका साफ है, क्रिटिकल थॉट डेवलप नहीं हुई। तो सबसे खराब बात हुई कि क्रिटिकल थॉट डेवलप नहीं हुआ और उसकी वजह से हम लोग कॉन्स्टेंटली चीज़ों को रिवाइज, रिव्यू, रिन्यू नहीं कर सके। तो हम चाहे कितना ही शोर मचा लें कि हमारे पास ये था और ये था और ये था, लेकिन एक मूवमेंट के तौर पर हमारे यहाँ कभी आधुनिकता नहीं रही, पॉसिबल भी नहीं। और ये कहना कि रैशनल थॉट नहीं था, ये गलत है। रैशनल थॉट था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उपनिषदों का अध्ययन किया, वेदों का अध्ययन किया और ये बताने की कोशिश की कि हमारे यहाँ रैशनल थॉट था। लेकिन उन्होंने वेस्टर्न थॉट को रिजेक्ट नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने दोनों चीज़ें एक्सेप्ट की।
इंडियन कल्चरल हेरिटेज को भी और वेस्टर्न आइडियाज ऑफ मॉडर्निटी को भी, इन सबको दोनों को मिलाने की कोशिश की। मैं थोड़ा हिस्ट्री में जाना चाहता हूँ, किस तरह से जो रिलीजियस फॉर्मेटिव प्रिंसिपल था वो बदला, उसकी जगह रैशनल फॉर्मेटिव प्रिंसिपल आया। दो लेवल पर ये क्वेश्चनिंग शुरू हुई। एक तो किंग के लेवल पर और दूसरे धर्म के लेवल पर, चर्च के लेवल पर। हर समाज में, प्राचीन समाज की बात कर रहा हूँ, उनमें राजा का और पंडितों का गठजोड़ रहा था। ये मिलकर काम करते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे और एक तरह की विचारधारा लोगों के ऊपर लागू रखते। अगर समाज रिजिड डिवीजन में बटा हुआ है तो उसमें से निकलना संभव नहीं है। उसका फायदा राजा को भी है और चर्च। कम अकल वाले लोग हैं, उनको फायदा है इससे। क्वेश्चनिंग न करने वाले लोग हैं, फायदा है उससे। राजा की अथॉरिटी को क्वेश्चन न करें, फायदा है। ये हर समाज में, हमारे यहाँ भी प्राचीन काल के अंदर ये दोनों का गठबंधन रहता था। इसको तोड़ने की शुरुआत हुई। एक तो किंग के ऑर्डर को चैलेंज किया गया। अगर मैं हिस्ट्री में जाऊं वेस्टर्न सोसाइटी की, तो 12 से 15 में एक मैग्ना कार्टा करके एक चार्टर साइन किया गया, जो किंग के और बाकी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उसके बीच। और उसमें दो बातें कही गई। ये 12 से 15 की बात है। दो बातें कही गई। एक बात तो ये थी कि राजा मनमाने तरीके से राज्य नहीं कर सकता, कि उनके दिमाग में आया कि आज टैक्स लगा दो, तो हाथी खरीदना है राजा को, तो हाथी टैक्स लगा दिया। ये मनमाने तरीके से जनता को आप लूटते हैं। और कोई भी डिसीजन जो लेगा, दूसरी बात ये, वो उन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की सलाह के बाद लेगा। देख रहे हैं, ये दो क्वेश्चनिंग हुई शुरू। हालांकि इतना आसान नहीं था उसको, राजा लोग मनमाने तरीके से काम करते रहे, लेकिन शुरुआत ये वहां से हुई, राजा की अथॉरिटी को क्वेश्चन करके। और 300-400 साल लग गए उनको इस अथॉरिटी को खत्म करने में। ऐसे ही चर्च क्वेश्चनिंग शुरू हुई। वो समझते थे कि हम ही इंटरप्रेट कर सकते हैं बाइबल को, जैसे हमारे यहाँ भाषा आती नहीं, जो पंडित कह देता है वो मान लेते हैं, वो इंटरप्रेट करते हैं। कितना इंटरप्रेट करते हैं, कितना समझते हैं मालूम नहीं, लेकिन वो इंटरप्रेट करते हैं। तो क्वेश्चनिंग शुरू हुई। बहुत सारे लोग हैं, रोजर बेकन है, जिन्होंने ये कहा कि एक्सपेरिमेंट से ही चीज़ों को जाना जा सकता है। अब जैसे ही आप ये कहेंगे एक्सपेरिमेंट से जाना जा सकता है, आप क्वेश्चन कर रहे हैं अथॉरिटी को, चर्च, जो उनको पसंद नहीं है। आप जरा सा भी कोई क्वेश्चन करेंगे तो आपको दबाने की कोशिश की जाएगी। तो साइंटिफिक बेसिस प्रदान किया, जिसकी वजह से बाद में मोटर शिप बने। ये क्वेश्चनिंग शुरू हुई थी, समय लगा उसको बनने में, लेकिन उसने एक उसका बेसिस तैयार कर दिया। इसी तरह से विक्लिफ करके थे, जिन्होंने कहा कि बाइबल को खुद पढ़ना चाहिए। अब ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप ये कहें कि आप बाइबल को खुद पढ़ें और खुद समझें, तो आप चैलेंज कर रहे हैं अथॉरिटी, और उसको जेल में डाल दिया गया। मार्टिन ल्यूथर, जो 15वीं शताब्दी में जर्मनी में थे, उन्होंने बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू किया। उन्होंने ये मूवमेंट शुरू किया कि ये जो पैसे लेकर टिकट बांटते हैं स्वर्ग में जाने के लिए, वो तो धोखा है लोगों के साथ। डायरेक्ट चैलेंज किया उन्होंने पोप की अथॉरिटी। पोप ने उनको जिंदा जलाने के लिए आदेश दे दिए, लेकिन वो इतने ज़्यादा लोग उनको सपोर्ट करने के लिए आ गए कि इनका आदेश नहीं माना गया। और बाद में मार्टिन ल्यूथर ने उनका पोप का आदेश पब्लिक में जला दिया। राजा ने भी उनको सपोर्ट किया। ये रिफॉर्मेशन की, प्रोटेस्टेंट रिलीजन की शुरुआत थी, क्वेश्चनिंग थी। एक तो कैथोलिक है और एक प्रोटेस्टेंट है। ये प्रोटेस्टेंट धर्म की शुरुआत थी,
क्वेश्चनिंग, जो वो कहते हैं वो सही है, जो वो इंटरप्रेट करते हैं वो सही है, जो दूसरे कहते हैं वो सही नहीं है, ये क्वेश्चनिंग, इसको आप रिफॉर्मेशन कह सकते हैं। तो ये दोनों अथॉरिटीज को क्वेश्चन किया गया और उसके बाद 17वीं सेंचुरी में आकर एक सिविल वॉर होती है इंग्लैंड के अंदर और उसके अंदर राजा को मार दिया जाता है और डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होती है। देखिए कितना समय लगा 1215 से 17वीं शताब्दी तक आने में और उसको क्वेश्चन करने में और डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने में। तो एक तो जो गठबंधन था वो तोड़ा चर्च और किंग के बीच में, और दूसरा डेमोक्रेसी आई, किंगशिप खत्म हुई और एक नई क्लास इमर्ज की जिसको मिडिल क्लास कहते हैं। ये मिडिल क्लास उस रेवोल्यूशन के बाद आई। हिंदुस्तान में ऐसा कोई मूवमेंट हुआ नहीं। यहाँ मिडिल क्लास क्रिएट किसने किया? अंग्रेजों ने। बाबू लोगों को तैयार किया। एक पवन वर्मा है, उन्होंने बड़ी अच्छी किताब लिखी है द ग्रेट इंडियन मिथोलॉजी। बाबू लोग तैयार किए, वकील तैयार किए, तो सब के सब उनको उन्होंने मिडिल क्लास का स्टेटस दे दिया। स्ट्रगल करके नहीं आई, चीजों को चुनौती देने के बाद नहीं आई, सिर्फ ऐसे ही उनको मिल गया जो वॉकिंग लाइज कहलाते हैं। साथ ने कहा ये वॉकिंग लाइज है, चलते फिरते झूठ का परिंदा है। तो हमारे यहाँ मिडिल क्लास किस तरह से आई, और ये आप उम्मीद करें कि मिडिल क्लास बहुत बड़ा बदलाव लाएगी हमारे यहाँ, ये तो उम्मीद करना ही बेकार। जो पिछलग्गू हैं, जो उनके कहने से काम करेंगे, तो क्या करेंगे, क्या बदलाव लाएंगे? वो एक वहां पर मिडिल क्लास जो आई थी वो एक रेवोल्यूशनरी क्लास थी। ये बात दूसरी है कि बाद में वो करप्ट हो गए, लेकिन वो रेवोल्यूशनरी क्लास थी। हमारे यहाँ रेवोल्यूशन की बात ही नहीं है। हमारे यहाँ तो उसको रिपीट करने वाली बात है। जो राजा कह देगा, जो हमारे आका कह देंगे, हम उसको रिपीट करेंगे। और वहां जो डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई वो एक बेसिस बनी इवन कम्युनिज्म को स्प्रेड करने का, एक तरह से बराबरी की सोसाइटी बनाने का। और वहां कुछ लोगों ने कोशिश की है कम्युनिस्ट स्टेट बनाने की। बड़े आश्चर्य की बात है कि वो लोग चले गए और एक छोटे से टापू में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इसका, हालांकि उनको दबा दिया गया बाद में। यहाँ से वो बेसिस तैयार होता है कम्युनिज्म का। और हमारे यहाँ तो मिडिल क्लास एको थी, लाइज थी, वॉकिंग लाइज थी। तो ये कहना कि हमारे यहाँ इस तरह की मूवमेंट था, ये रेवोल्यूशनरी कैरेक्टर इंडियन मिडिल क्लास के अंदर संभव ही नहीं। संभव इसलिए नहीं था कि उसके पीछे कोई विचारधारा नहीं थी, वो तो क्रिएशन थे। और अगर विचारधारा नहीं होती है तो समाज में परिवर्तन नहीं आता। वहाँ की मिडिल क्लास रेवोल्यूशनरी क्लास थी बहुत हद तक, हालांकि बाद में उनका चरित्र भी बिगड़ गया। वो लोगों को नीचे से ऊपर उठाने के लिए कोशिश करते, समाज में आमूल चूल पर परिवर्तन लाना चाहते। हमारा इस तरह की बात कोई सोचते ही नहीं। अगर ऐसा होता दलित समस्या कभी की हल हो गई होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका असर हर चीज पर पड़ा। इतिहास को नए तरीके से परिभाषित किया गया कि चेंज संभव है, बदलाव संभव है, समाज के अंदर बदलाव पॉसिबल है और मनुष्य के को नए तरीके से परिभाषित किया जाना चाहिए। और वो धर्म के आधार के ऊपर उसकी परिभाषा नहीं होती। एक जो बेसिक बात हुई जो मुझे बहुत अपील करती है, उन्होंने ये कहा कि मैन इज नॉट बेसिकली इवल। धर्म के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आदमी इविल है और उसको छुटकारा भगवान ही दिला सकता है।
और कोई नहीं दिला सकता, या चर्च दिला सकता। अगर मैन इज नॉट बेसिकली इविल, इट इज द सिस्टम दैट इज इविल। ये सिस्टम इविल है। अगर आप इस सिस्टम को बदल दें तो इविल खत्म हो जाएगा। जैसा मैंने पहले कहा, कम्युनिज्म की शुरुआत यहीं से हुई। आदमी अगर खराब है या कोई बुराई है तो वो सामाजिक कुरीतियों की वजह से, सामाजिक बनावट, उसके अंदर स्वयं कोई खराबी नहीं है। ये नहीं है कि आप पैदा हुए हैं दलित तो दलित ही रहेंगे, ऐसा नहीं। ये समाज ने इस तरह की रचना कर रखी है जिसके अंदर उसको बेटर जिंदगी जीने का मौका ही नहीं है। तो मुझे सबसे रेवोल्यूशनरी बात जो लगती है मॉडर्निटी की, मॉडर्निज्म के संदर्भ में, वो ये कि आदमी इविल नहीं है। भगवान कल्याण नहीं करेगा, आदमी खुद कर सकता है उसको बनाकर। इस तरह से रिलीजन को रीजन ने रिप्लेस किया, रैशनल तरीके से इंटरप्रेट किया जाने लगा चीजों को। एक बाख्तिन करके बहुत बड़े थिंकर हुए हैं रशिया के, उन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए, एक तो मोनोलॉजिक लॉजिक और एक डायलॉजिक। उन्होंने कहा कि जब धर्म केंद्र में था समाज में, फॉर्मेटिव प्रिंसिपल धर्म था, तो इमेजिनेशन मोनोलॉजिक थी, क्वेश्चनिंग नहीं थी उसमें। और जब आप मॉडर्निटी की तरफ आते हैं तो क्वेश्चनिंग शुरू होती है और डायलॉजिक हो जाता है। क्वेश्चनिंग शुरू होती है, डायलॉजिक हो जाती है। इसीलिए उपन्यास लिखना शुरू हुआ। पहले उपन्यास नहीं लिखे गए कभी। पहले या तो एपिक थी और या ड्रामा था, और ड्रामा भी वर्स के अंदर था। उपन्यास लिखा गया है एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को लेकर। एक तो वो थॉट कि आदमी इविल नहीं है, और दूसरा डायलॉजिक इमेजिनेशन, हर चीज का डायलॉग है। पहले एपिक के अंदर राइटर का कोई रोल नहीं था, वो तो उसी स्टोरी को रिपीट कर रहा है, अच्छे तरीके से या खराब तरीके से। इसके अंदर इसका डायलॉग समाज से है, डायलॉग चरित्र से है, डायलॉग पूरे उपन्यास से है, यहाँ तक कि रीडर का डायलॉग भी उपन्यास के साथ है। ये जो डायलॉजिक इमेजिनेशन है, ये आधुनिकतावाद की देन है, ये पहले नहीं थी। तो एक तो साइंटिफिक थॉट डेवलप हुआ और रीजन को एस्टेब्लिश किया गया, और उसके साथ साथ सुपरस्टिशन को नकारा गया। एक रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई जो कॉज एंड इफेक्ट के हिसाब से चीज़ों को समझता था। पहले मानते थे कि अगर फ्लड आते हैं तो दैवी प्रकोप है, और अगर महामारी होती है ये भी दैवी प्रकोप है, और भगवान को खुश कर दें आप तो ठीक हो जाएगा। हिंदुस्तान में भी ये, यहाँ तक कि गांधी जैसे लोग इन चीज़ों को मानते थे। एक दफ़ा फेमीन पड़ा वहाँ बिहार में, तो गांधी जी ने कहा कि फेमीन इसलिए पड़ा है कि हमने दलितों को के ऊपर अत्याचार किए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बड़ा शार्पली रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि एक साइंटिफिक जो बेसिस है चीज़ों का, उसको आप न मानकर सुपरस्टिशन को इनकरेज कर रहे हैं, इसका भगवान का क्या लेना देना। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये सब चीज़ें ऊपर वाला करता है, ये एक वो धार्मिक फ्रेमवर्क का ही नतीजा है। हमने उसे छोड़ा नहीं, रेस्टो तरीका अपनाया नहीं। तो रॉयल सोसाइटी की स्थापना की जो ये स्टडी करता था कि चीज़ों का कारण होता है, कॉज एंड इफेक्ट होता है। तो तीन चीज़ें इस आधुनिकता को डेवलप करने में लगी। एक तो मैंने शायद इसका जिक्र नहीं किया पहले, रेनेसांस था, पुनर्जन्म विद्या का, नए नए आइडियाज। ये वहाँ पर कॉन्स्टेंटिनोपल से तुर्की लोगों ने आक्रमण किया, वहाँ से ग्रीक लोग भागकर यूरोप में आए,
और वहाँ वो अपने साथ पुस्तकें लेकर आए, विचार लेकर आए और एक बेसिस बना नए विचारधारा का। तो एक तो था ये रेनेसांस, दूसरा था रेफर्मेशन जो मार्टिन ल्यूथर ने किया, जिसकी वजह से प्रोटेस्टेंट रिलीजन की नींव पड़ी, और तीसरा था एनलाइटनमेंट, रैशनल थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग और पॉलिटिकल चेंज। जो अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने तो नारे दिए इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी, जिसको अम्बेडकर ने एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि दलितों को ये मिलना चाहिए। तो ये तीनों मिलकर एक नया फॉर्मेटिव प्रिंसिपल तैयार करते हैं। ऐसे ही नहीं हो गया, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी इस नए फ्रेमवर्क को बनाने के लिए और समाज में परिवर्तन लाने के लिए, इससे हम समझ सकते हैं। एक क्रिटिकल एनालिसिस डेवलप हुई हिंदुस्तान में, मॉडर्निटी डिस्टॉर्टेड मैनर में आई। वो लोग अपने तरीके से पूरी चीज बनाना नहीं चाहते थे, ये चाहते थे कि हिंदुस्तान की कल्चर या उनका जो लिटरेचर है उसको अंडरमाइन किया जाए, अपने लिटरेचर को एनकरेज किया जाए। वो यहाँ तक कहते थे कि इनका सारा लिटरेचर हमारे लाइब्रेरी की एक शेल्फ के बराबर भी नहीं है ये, और दूसरी तरफ उसको स्टडी करते थे। विदेशी विद्वान आकर ऋग्वेद और बाकी वेदों को स्टडी करते थे, उनको ट्रांसलेट करते थे। मैक्स मुलर ने तो ऋग्वेद का ट्रांसलेशन भी किया। तो एक तरफ तो आप उनको स्टडी कर रहे हैं और दूसरी तरफ अंडरमाइन कर रहे हैं। वो चाहते नहीं थे कि ये उस लेवल तक आए, आधुनिकता के लेवल तक आए, क्योंकि उनका इंटरेस्ट इसमें था कि ये अगर नीचे रहेंगे तो हमारा फायदा, हम सारा फायदा उठाते रहे। तो ये उनकी बड़ा कैलकुलेटेड चाल थी। तो इसलिए हमारे यहाँ जो मॉडर्निटी आई वो डिस्टॉर्टेड तरीके से आई, आती आई तो इसमें कोई शक नहीं है, रैशनल थॉट आया और काफी लोगों ने हिंदुस्तान में जो राइटर्स थे उन्होंने उसको यूज किया, उसका फायदा उठाया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र ने, बाकी लोगों ने, और नए विचार का स्वागत भी किया, लेकिन अपने थॉट को, अपनी कल्चर को, अपने स्क्रिप्चर्स को रिजेक्ट भी नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो कबीर की 100 कविताओं का ट्रांसलेशन किया है। अब मैं इस सवाल को उठाना चाहता हूँ कि भारतीय इतिहास में आधुनिकता थी या नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि हमको एक तरह का कॉम्प्लेक्स है कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास सारी चीज़ें बाहर से आई, हमारे इतिहास में ये सब चीज़ें मौजूद थी, इसको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। कुछ हद तक सही भी है, काफ़ी चीज़ें हमारे यहाँ थी, बिखरी हुई, रेवोल्यूशनरी भी हुए हमारे यहाँ, ग्रेट थिंकर भी हुए, नए नए विचारधारा भी थी, फिलोसॉफिकल थॉट भी बड़ा ऊंचा था, ये सब संभव था, हो गया। लेकिन एक लगातार क्रमबद्ध तरीके से कोई मूवमेंट नहीं हुआ। जब तक एक मूवमेंट नहीं बनेगा तब तक वो फॉर्मेटिव प्रिंसिपल नहीं आता। तो हमने अगर लिया है तो बीच में से किया। मैं इस संदर्भ में 3 पुस्तकों का हवाला देना चाहूँ, रेफर करना चाहूँ। एक पुस्तक तो है द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, राइटिंग ऑन इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आइडेंटिटी, ये अमृत सेन की किताब है। दूसरी अम्बेडकर की किताब है रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन, और तीसरी पुरुषोत्तम अग्रवाल की किताब है अकथ कहानी प्रेम की, कबीर के समय और उनके काव्य के ऊपर। ये तीनों पुस्तकें मॉडर्निटी को, उसके एलिमेंट्स को तलाश करते हैं। अमृत सेन कहते हैं कि हमारे हमेशा से आर्गुमेंटेटिव ट्रेडिशन रही है, और एक दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, एक तो डायलॉजिक करते हैं जो बागते ने इस्तेमाल किया, और दूसरा हेट्रोडॉक्सी करते हैं, मतलब ऑर्थोडॉक्सी को क्वेश्चन करना। और ये दो बातें हमेशा पूरे इतिहास में रही हैं। वो ऋग्वेद से शुरू करते हैं और अब तक लाते हैं, आधुनिक काल तक लाते हैं। ऋग्वेद में तो वो कहते हैं ये क्वेश्चनिंग यहाँ तक होती थी
कि भगवान है कि नहीं, आत्मा है कि नहीं, ये प्रकृति किसने बनाई, बनाने वाला कोई है कि नहीं, इस तरह की क्वेश्चनिंग है उसकी। तो बोले ये आर्गुमेंटेटिव ट्रेडिशन ऋग्वेद से चली आ रही है। उसके बाद बुद्ध को लेते हैं, फिर सम्राट अशोक को लेते हैं, अकबर को लेते हैं और कहते हैं ये इस तरह की ट्रेडिशन हमेशा हमारे यहाँ रही है। हुआ ये है कि हम लोगों ने उसको इस्तेमाल नहीं किया और कहीं ना कहीं जाकर वो अवरुद्ध हो गई। मेरे हिसाब से कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हुई, संभव ही नहीं। जब वो गुलाम रहेंगे। दूसरे अंबेडकर हैं जिन्होंने एक सेक्युलर ट्रेडिशन, एक दो शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो एक तो सैसरडोटल जिसका मतलब प्रीस्टली और दूसरा सेक्युलर। वो कहते हैं दोनों धाराएं साथ साथ रही हैं हमारे इतिहास में, और कभी सेकुलर अपर हैंड ले लेता है, लेकिन ज़्यादातर सैसरडोटल या जो प्रीस्टली है वो अपर हैंड की तरफ, जिसकी वजह से हम लोग प्रगति नहीं कर सके, जिसकी वजह से रैशनल थॉट डेवलप। लेकिन वो ये इस्टेब्लिश करते हैं कि ये सेकुलर ट्रेडिशन हमेशा से हिंदुस्तान में रही, जो एक मॉडर्निटी का हिस्सा है। सेकुलर का मतलब यह है कि धर्म से समाज अलग है, धर्म और समाज साथ साथ नहीं है। तीसरी पुस्तक जो बड़ी चर्चा में थी पिछले दिनों, पुरुषोत्तम अग्रवाल की है, ये कबीर के ऊपर है। ज़्यादातर हिस्सा इस किताब का आधुनिकता को लेकर, और वो देशज आधुनिकता की बात करता है। अग्रवाल की किताब कबीर को एक स्थान देती है, एक स्टेटस देती है, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो उसके हकदार है। उनके जो विचार थे वो रेडिकल थे उस जमाने में। वो मुस्लिम्स को और हिंदू को दोनों को क्रिटिसाइज कर सकते थे, सुपरस्टिशन को क्रिटिसाइज कर सकते थे, ऊंच नीच को क्रिटिसाइज करते थे, एक तरह का इक्वालिटी की बात करते थे जो उस जमाने में कोई नहीं करता था। ये सब बात तो सही है, लेकिन जब भी हम कभी प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं, जब भी हम प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं तो अपने दिमाग में कुछ क्वेश्चंस लेके जाते हैं और उन क्वेश्चन के आंसर ही तलाश करते हैं। अगर हमने पहले से ये तय कर लिया कि बहुत बड़े वो रेवोल्यूशनरी थे, रेडिकल थिंकर थे, तो हम उसको इस्टेब्लिश करेंगे चाहे कुछ हो जाए। लेकिन मेरी परेशानी ये है कि अगर वो इतने ज्यादा रेडिकल थे तो इतना 300 साल बाद भी, 500 साल बाद भी, अगर वो इतने रेडिकल थे तो 500 साल बाद भी जाति प्रथा वैसी की वैसी कैसे बनी रही? अगर ऐसा होता तो ज्योतिबा फुले कुछ और ही काम करे होते, उनको एक आधार मिल गया होता। ज्योतिबा फुले ने तो अनाथों के लिए स्कूल खोले, उनको पनाह देने के लिए जगह, स्त्रियों के एजुकेशन के लिए काम किया, जो बड़ा रेडिकल था उस जमाने में। ये नहीं, उनका रोल बहुत बड़ा था। के साथ साथ ये बात भी ध्यान में रखने की है कि तो कंटिन्यूटी नहीं थी, एक मूवमेंट नहीं उभरा, उनके साथ चीजें चली गई। अब कितना भी स्टैब्लिश कर लें उनको, लेकिन हम उनको वो स्थान नहीं दे सकते एक रेडिकल थिंकर को देते। उन्होंने अपने जमाने में चेंज किया। कौन सी एक मिडिल क्लास तैयार की उन्होंने? मेरा ख्याल है बिजनेसमैन थे, जो बनिए थे, जो बाहर जाया करते थे तिजारत के लिए, वो कहते हैं वो कैरी करते थे आइडियाज को। वो मिडिल क्लास का रूप नहीं हो सकता, मैं नहीं मान सकता कि वो मिडिल क्लास का रूप। तो हमारे यहाँ जो हम बात करते हैं वो नकारने की बात करते हैं कि फॉरेन इन्फ्लुएंस जो है बड़ा लिमिटेड रोल प्ले करता है। हम तो पहले से ही बहुत आधुनिक थे और ये अंग्रेजों की साजिश थी जिन्होंने कबीर के थॉट को दबा दिया। कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी रूलर
किसी रेडिकल थॉट को दबा सकता है, वो ख़त्म हो ही नहीं सकता। कबीर के जो विचार हैं कभी ख़त्म हो ही नहीं सकते। लोग अब भी कोट करते हैं, चाहे वो साधु को लेकर है या स्त्री को लेकर है। कहीं वो स्त्री के बारे में कुछ बात कहते हैं, कहीं कुछ और बात कहते हैं, लेकिन साधु के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, छोटे बड़े के बारे में, वो नाव के ऊपर इतनी तगड़ी चोट मेरा ख्याल है कोई आदमी नहीं दे सकता। लेकिन मेरी जो शिकायत है वो बहुत लिमिटेड है कि उनको मॉडर्निटी का कैरियर मानना कि यही हमारे यहाँ मॉडर्निटी का रूप था, ये सही नहीं। दूसरी बात यह है, आप अगर यही होता, इतना व्यापक प्रभाव होता कबीर का, तो जो अपमान अम्बेडकर का विदेश से लौटने के बाद बड़ौदा में हुआ वो नहीं। जो आदमी पीएचडी लेकर आया कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, उस आदमी को घड़ा छूने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि चपरासी फाइल उनकी टेबल पर फेंक कर जाता था, छूता नहीं था उनकी टेबल। और तो और उनको रहने के लिए मकान किसी ने देने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो महार थे। विद द रिजल्ट कि वो वहां से रिजाइन करके वापस बॉम्बे चल गया। और अभी भी ये हालत है। अगर अभी एक सर्वे हुआ ना यूजीसी का, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि 12% बच्चे अभी भी गांव में ऐसे हैं जो उसी घड़े से पानी नहीं, 20% ऐसे बच्चे हैं जो अलग बैठते हैं खाने के लिए। तो इतना रेडिकल थॉट, इतना व्यापक असर उसका कैसे होता मुझे मालूम नहीं। लेकिन उसके बाद भी ये कोशिशें हैं। मुझे फैनो की पुस्तक द रेचेड ऑफ द अर्थ में लिखी बात अच्छी लगती है। ये अल्जीरिया के अंदर एक फाइटर थे, फ्रीडम फाइटर थे और राइटर थे। उनकी किताब बहुत मशहूर है, द रेचेड ऑफ द अर्थ, जो बाइबल की तरह है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए। उसके अंदर वो साम्राज्यवाद के परिणामों का जिक्र करते और उससे निकलने की प्रक्रिया भी बताते, और वो फिटफॉल्स भी बताते हैं, नेशनल कॉन्शियस। लेकिन जो 3 बातें उन्होंने कही, वो हमारे विद्वानों ने उनका कहीं जिक्र नहीं किया। वो तीनों की तीनों बातें ऐसी हैं जो वेस्टर्न मॉडर्निटी से ही आई। एक बात है कि यूरोपियन साइंस और एनलाइटनमेंट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वहाँ का, वेस्टर्न मॉडर्निटी का, वो हिंदुस्तान में नहीं है। दूसरा, यूरोपियन आइडियाज ऑफ राइट्स ऑफ मैन। और तीसरा, सोशल रिकंस्ट्रक्शन, सामाजिक बनावट। नैपॉल ने अपनी एक किताब है इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन, उसमें लिखा है कि सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस जो हमारे हैं समाज में वो बोरोड है। पार्लियामेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ये बोरोड है। तो ये तीनों अगर हमारे यहाँ नहीं थे, तो अगर थी कुछ एलिमेंट्स मॉडर्निटी के थे, तो वो कंप्लीट नहीं थे, इसीलिए वो मूवमेंट नहीं बने, इसीलिए कंटिन्यूटी नहीं बनी। तो हम लोग कितना भी कह लें, हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वेस्टर्न मॉडर्निटी ने हमको बहुत कुछ दिया है। ये दूसरी बात है कि हमको अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए, इसमें तो कोई शक। अब बात थोड़ी समकालीनता की बात करूँ। समकालीन कभी कभी आधुनिकता के पर्याय के रूप में भी इस्तेमाल होता है। मेरे विचार से तो ये किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। हाँ, समकालीनता किसी विचारधारा से जुड़ी हुई नहीं है, मूवमेंट से जुड़ी हुई जरूर है। ये वर्तमान समय की गतिविधियों को बताने वाला शब्द है। पिछले साल के 2 लेखक भी समकालीन कहे जा सकते हैं। इसी प्रकार आधुनिक काल के 2 लेखक समकालीन कहे जा सकते हैं। समकालीन के मायने ये है कि उस समय की गतिविधियों, समस्याओं या चुनौतियों को सामने रखता है। इसे विद्वान अपनी विचारधारा के अनुसार परिभाषित करते हैं। आधुनिकता का एक अर्थ समकालीनता भी होता है। यदि कहा जाए कि हम आधुनिक समय में जी रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा वर्तमान अतीत की तुलना में बेहतर है। समकालीनता आधुनिकता से जुड़ा हुआ पद है। कई बार ये आधुनिकता से भिन्न भी हो सकता है। तुलसीदास और रहीम समकालीन थे,
तो इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों एक ही समय में मौजूद थे। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि दोनों आधुनिक। इसी तरह अगर अजय कहा जाए कि भारतेंदु निराला आधुनिक साहित्यकार है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि दोनों एक ही समय में वर्तमान हैं। आजकल एक मूवमेंट के हिसाब से भी समकालीन को देखा जाता है, लेकिन इसमें समस्या ये है कि किस समय से शुरू किया जाए। समकालीन साहित्य दलित साहित्य भी हो सकता है, नारीवादी साहित्य भी हो सकता है, लेकिन कब से शुरू करें ये आर्बिट्रेरी। कौन किसको समकालीन कहाँ से मानता है, ये उस लेखक पर या क्रिटिक के ऊपर डिपेंड करता है। दरअसल इतिहासकारों ने समाज के अध्ययन की सुविधा के लिए समय को बांट दिया है, 3 भागों में बांट दिया है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। लेकिन मध्यकालीन होते हुए भी विचारों के क्षेत्र में कोई आधुनिक हो सकता है, जैसे कि कबीर। कोई आधुनिक समय में हमारा समकालीन होते हुए भी विचारों में कौनाबंदी हो सकता है। आधुनिकता मूलतः यूरोप से आया हुआ विचार है। भारत के संदर्भ में आधुनिकता का वही अर्थ नहीं है जो यूरोप के संदर्भ। हम यूरोप के समकालीन होते हुए भी उनकी तुलना में कम आधुनिक है, क्योंकि वो तकनीक टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे है। विचारों के क्षेत्र में हम उनके समकालीन। साहित्य में विचार की और व्यवहार की आधुनिकता का ही महत्व है। कबीर मध्य युग में होते हुए भी आधुनिक है। समकालीनता और आधुनिकता पूरी तरह भिन्न न होते हुए भी एक ही नहीं है।